वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे प्रबंधन के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। हमारे सामने जो ये पहला प्रश्न है वो मैरी पार्कर के स्टेटमेंट से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला प्रश्न ये कह रहा है कि मैरी पार्कर के अनुसार यहाँ पे रिक्त स्थान है। जैसा कि पटवारी के पिछले साल के जो प्रश्न हैं उनमें इस तरह से रिक्त स्थान देकर जो है वो प्रश्न पूछे गए हैं। तो प्रबंधन के भी प्रश्न जो हमने यहाँ पे सेट किए हैं वो कुछ उसी तरीके से हमने सेट किए हैं। मॉडल हमने उसका वही रखा है। तो पहला प्रश्न यह है कि मैरी पार्कर के अनुसार दूसरे से काम करवाने की एक कला है। क्या? काम। पहला ऑप्शन है काम, दूसरा है व्यवहार, तीसरा है प्रबंधन और चौथा ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रबंधन। मैरी पार्कर कहती हैं कि दूसरों से काम कराना वो प्रबंधन पे डिपेंड करता है, मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक, ये याद जरूर रखिएगा कि मैरी पार्कर जो हैं वो अमेरिका से बिलोंग करती हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि प्रबंधन कार्यों में क्या शामिल है। ठीक है, योजना और आयोजन मतलब प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग। बी ऑप्शन है संचालन, ऑपरेटिंग। सी ऑप्शन है नियंत्रित मतलब कंट्रोलिंग और डी ऑप्शन है ऊपर के सभी या उपरोक्त सभी। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है उपरोक्त सभी। प्रबंधन के कार्यों में आपको ऑपरेटिंग भी करना पड़ता है, कंट्रोलिंग भी करना पड़ता है और प्लानिंग भी करना पड़ता है। और साथ में ऑर्गेनाइजिंग, जो एक ऑर्गेनाइजिंग तो वैसे भी जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है, कारक है किसमें? प्रबंधन में। तो एक्चुअली हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे वो प्रबंधन के जो सामान्य फैक्ट्स हैं, फिगर हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न ये है कि प्रबंधन से संबंधित है क्या? प्रबंधन आंतरिक वातावरण से संबंधित है कि बाहरी वातावरण से संबंधित है कि दोनों आंतरिक और बाहरी वातावरण से संबंधित है? तो देखो, अगर मैनेजमेंट की बात की जाएगी तो मैनेजमेंट केवल और केवल आंतरिक या बाहरी नहीं होता है, दोनों होता है। अगर प्रबंधन की बात करेंगे तो इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट दोनों को मैनेज करना होता है, दोनों को प्रबंध करना होता है। ठीक है, तो प्रबंधन के दोनों पॉइंट्स हैं क्या? इंटरनल और एक्सटर्नल मतलब आंतरिक वातावरण और बाहरी वातावरण, तभी तो अच्छे तरीके से हम प्रबंध कर पाएंगे। तो दोनों पॉइंट याद रखिएगा, आंतरिक वातावरण और बाहरी वातावरण प्रबंधन से संबंधित हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न हमारे सामने यह है कि प्रशासनिक प्रबंधन सोच और योजना कार्यों से संबंधित शीर्ष स्तर के प्रबंधन का प्रतिनिधित्व करता है। कैसा प्रतिनिधित्व करता है? अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट की बात करें, चूंकि पटवारी का एग्जाम है, वो एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब है। ठीक है, तो इस तरह से भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में सोच और योजना कार्यों से संबंधित शीर्ष स्तर पे, टॉप लेवल पे जो मैनेजमेंट का प्रतिनिधित्व करता है वो कौन? पहला ऑप्शन है प्रशासनिक प्रबंधन, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। दूसरा ऑपरेटिव प्रबंधन, ऑपरेटिव मैनेजमेंट और तीसरा है तल स्तर प्रबंधन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए और बी दोनों, मतलब डी। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, ए और बी दोनों, मतलब प्रशासनिक प्रबंधन और ऑपरेटिव प्रबंधन इसमें दोनों इन्वॉल्व हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। अच्छा, निम्न में से किसको वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक कहा जाता है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर की बात की जाएगी अगर आपसे, तो ये नाम जरूर याद रखिएगा, फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर। ध्यान दीजिएगा, फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर को वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक बोलते हैं। ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर बोलते हैं किसको? फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर को। अच्छा, द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट किसके द्वारा लिखा गया है? यहाँ पे चार ऑप्शन है, पीटर एफ ड्रकर, बी ऑप्शन है टेरी, सी ऑप्शन है लुइस एलन और डी ऑप्शन है हेनरी हेओल। इस प्रश्न का सही उत्तर है पीटर एफ ड्रकर। ये इनकी बहुत ही फेमस बुक है। ठीक है, द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, ये जरूर याद रखिएगा। इसकी संभावना जो है वो है कि आगे आने वाले एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। क्या? पीटर एफ ड्रकर।
पीटर एफ ड्रकर, द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, ये इनकी पुस्तक है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हेनरी फेयोल को के रूप में जाना जाता है, तो किसके रूप में जाना जाता है? यहाँ पे ऑप्शन है सामान्य प्रबंधन के जनक के रूप में, शॉप फ्लोर मैनेजमेंट के जनक के रूप में, और सी ऑप्शन है वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक में। तो या उपरोक्त सभी। तो देखिए हेनरी फेयोल जो हैं वो फ्रांस के थे। ये सामान्य प्रबंधन के फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट के रूप में जाने जाते हैं, हेनरी फेयोल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन हेनरी फेयोल के अनुसार अनुशासन के लिए सही है? ठीक, पहला ऑप्शन है दंड का उचित आवेदन, दूसरा ऑप्शन है एक संगठन में सभी स्तरों पर अच्छे वरिष्ठ, मतलब गुड सीनियर्स की बात की जा रही है, दो पक्षों के बीच समझौते जो हमेशा स्पष्ट और निष्पक्ष होते हैं। इस प्रश्न में हेनरी फेयोल का मानना यह है कि एक संगठन में सभी स्तर पर अच्छे वरिष्ठ, इसकी बात की जाएगी, बी। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रबंधन एक अंग है और अंगों को उनके कार्यों के माध्यम से वर्णित और परिभाषित किया जा सकता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? ठीक है, ध्यान दीजिए, प्रबंधन एक अंग है और अंगों को उनके कार्यों के माध्यम से ही वर्णित और परिभाषित किया जा सकता है। ये परिभाषा दी गई थी हेनरी फेयोल के द्वारा। किसके द्वारा? हेनरी फेयोल के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लूथर गुलिक ने प्रबंधन के कार्यों को किस रूप में वर्गीकृत किया है? ठीक है, तो लूथर गुलिक के अनुसार प्रबंधन को यहाँ पे जो ऑप्शन ए है पोस्ट डी कॉर्प, बी ऑप्शन है पोस्ट डी कॉर्प, और सी ऑप्शन है पोस्ट डी कॉर्प। यहाँ पे ए और बी दोनों ऑप्शन जो है एक हैं। ठीक है, और जो POSDCORB, ठीक है, और डी ऑप्शन है पोस्ट डी ORBC। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पोस्ट डी कॉर्प। इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जानेंगे कि पोस्ट डी कॉर्प में P का मतलब क्या होता है, O1 का क्या मतलब है, SDCORB का क्या मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा विस्तृत से जानिए कि जो पोस्ट डी कॉर्प का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें POSDCORB ये होता क्या है। ठीक है, इसको हम जानते हैं। तो P का मतलब है प्लानिंग, मतलब व्हाट टू डू और हाउ टू डू, क्या करना है और कैसे करना है। ये आ गया प्लानिंग में, P फॉर प्लानिंग, योजना। ठीक है, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग में हाउ विल बी स्ट्रक्चर ऑफ वर्क। ठीक है, मतलब जो स्ट्रक्चर है वर्क का, काम का, वो कैसा होगा, ये ऑर्गेनाइजिंग में आएगा, संगठन में। तीसरा है एस, स्टाफिंग। एस का मतलब है स्टाफिंग, हु विल परफॉर्म फंक्शन, मतलब कौन इस कार्य को संपादित करेगा, किसके द्वारा कार्य का निष्पादन किया जाएगा, वो होगा स्टाफिंग में। एस के बाद आता है डी, यहाँ पे देख सकते हैं डी का मतलब है यहाँ पे डायरेक्टिंग। क्या है? डायरेक्टिंग, मतलब हु विल गिव डायरेक्शन टू स्टाफ को दिशा निर्देश कौन देगा, वो आएगा डी में, डायरेक्टिंग। अब आता है सी, कोऑर्डिनेटिंग में हाउ टू इंटररिलेट द पार्ट्स ऑफ वर्क, कार्यों का आपस में कैसे समन्वय स्थापित करना है, वो आएगा कोऑर्डिनेशन में या कोऑर्डिनेटिंग में। तो पोस्ट कॉर्प में सी का मतलब है कोऑर्डिनेटिंग। अब सीओ का मतलब हो गया कोऑर्डिनेटिंग। अब बात करते हैं आर के बारे में। आर का मतलब होता है रिपोर्टिंग का मतलब व्हाट इज गोइंग ऑन, मतलब होता है ना कितना काम हुआ, कैसे हुआ, तो इसकी रिपोर्ट, इसका जो है लेखा जोखा प्रस्तुत करना, वो आएगा रिपोर्टिंग में। ठीक है, आवेदन है। तो पोस्ट कॉर्प में आर का मतलब है रिपोर्टिंग। बी का मतलब बी है बजटिंग। तो बजटिंग में क्या क्या आएगा, अकाउंटिंग है, फिजिकल प्लानिंग है। ठीक है, तो वित्तीय व्यवस्था आपकी कैसी है वो हम बात करते हैं पोस्ट कॉर्प के कॉन्सेप्ट में, बजटिंग की। तो क्या आपको याद रखना है कि पोस्ट कॉर्प जो है वो किसका दिया हुआ कॉन्सेप्ट है, तो लूथर गुलिक का कॉन्सेप्ट है ये। और इसमें पोस्ट कॉर्प में जो एक एक लेटर है उनका क्या मतलब है। ठीक है, पी का मतलब क्या है, ओ का मतलब क्या है, एस का मतलब क्या है, डी का मतलब क्या है,
सी ओ का मतलब क्या है, आर का मतलब क्या है और बी का मतलब क्या है, इस पे भी आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं, तो इसका जरूर ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पे। देखो, हेनरी फ्योल ने रखा, देखिए हेनरी फ्योल का जो प्रिंसिपल है जनरल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट को लेकर, उन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए थे। कितने? 14 प्रिंसिपल, ठीक है। तो उनके 14 सिद्धांत हैं, ये याद रखिएगा। कितने सिद्धांत उन्होंने दिए थे? 14 सिद्धांत दिए थे। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। एस्प्री डी कॉर्प्स का क्या मतलब है? क्या एस्प्री डी कॉर्प्स का अर्थ क्या है? तो क्या पहला ऑप्शन है संगठन में शक्ति है, पहला ऑप्शन। दूसरा, सेवा हमारा आदर्श वाक्य है। तीसरा ऑप्शन है खरीदार खबरदार, मतलब खबरदार का मतलब ये कि जो कंज्यूमर है वो अलर्ट रहे, ये कॉन्सेप्ट है। उत्पाद हमारी ताकत है, उत्पाद जो प्रोड्यूस है वो हमारी स्ट्रेंथ है, क्या इसका मतलब ये निकलता है? तो देखिए, एस्प्री डी कॉर्प्स जो 14 प्रिंसिपल है हेनरी फ्योल के, उन 14 प्रिंसिपल में से एक प्रिंसिपल, एक सिद्धांत जो है हेनरी फ्योल ने ये भी दिया था एस्प्री डी कॉर्प्स का। इसका मतलब होता है संगठन में शक्ति है, स्ट्रेंथ इन ऑर्गेनाइजेशन। क्या याद रखेंगे? स्ट्रेंथ इन ऑर्गेनाइजेशन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रबंधन, प्रबंधन क्या है? क्या प्रबंधन कला है कि प्रबंधन विज्ञान है कि प्रबंधन कला और विज्ञान दोनों है? डी ऑप्शन है प्रबंधन कला है पर विज्ञान नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर यह है कि प्रबंधन कला भी है और विज्ञान भी है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी। इस प्रश्न का सही उत्तर है कला और विज्ञान, ठीक है, इसको याद रखिएगा, प्रश्न का उत्तर है सी, ठीक है। अब आते हैं दूसरा प्रश्न। सामान्य और औद्योगिक प्रबंधन, क्या जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ये किसके द्वारा लिखा गया था? ठीक है, तो जनरल और इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट या सामान्य और औद्योगिक प्रबंधन, ये हेनरी फ्योल के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? हेनरी फ्योल के द्वारा। तो ये याद रखिएगा कि हेनरी फ्योल का जो लिखी हुई किताब है वो है सामान्य और औद्योगिक प्रबंधन, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, और इनको जो है फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी बोलते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नौकरशाही, नौकरशाही मतलब ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। अब ब्यूरोक्रेट्स कौन होते हैं? जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर हैं, ठीक है, जो एसडीएम है, डीएम है, इनको ब्यूरोक्रेट्स बोलते हैं, ठीक। तो सिविल सर्वेंट की यहाँ पे बात की जा रही है। तो ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक पिता कौन है? मतलब हु इज द फाउंडर फादर ऑफ ब्यूरोक्रेसी? तो इस प्रश्न में आपके पास चार ऑप्शन है। एक है हरमन फाइनर, ला पालोम्ब्रा, मैक्स वेबर, और डी ऑप्शन है अल्बर्ट लेपास्की। इस प्रश्न का सही उत्तर है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर, मैक्स वेबर का कॉन्सेप्ट इंडस्ट्रियल सेटलमेंट में जो है वो काफी जाना जाता है जियोग्राफी में, ठीक है, प्लानिंग से रिलेटेड है वो। तो नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक पिता के रूप में जो है मैक्स वेबर को जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने। सरकारी संगठनों में प्रशासनिक जवाबदेही किसके द्वारा स्थापित की जाती है? ठीक है, यहाँ पे देखो बात क्या की जा रही है कि जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें प्रशासनिक जवाबदेही मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी की बात की जा रही है, प्रशासनिक जवाबदेही की बात की जा रही है, किसके द्वारा स्थापित की जाती है? तो यहाँ पे तीन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कार्यपालिका, दूसरा ऑप्शन है विधायिका, और तीसरा ऑप्शन है न्यायपालिका, और चौथा ऑप्शन उपरोक्त तीनों की बात की जा रही है, ठीक। तो प्रशासनिक जवाबदेही जो है अकाउंटेबिलिटी की अगर बात की जाए, इन तीनों की होती है, कार्यपालिका की भी होती है, विधायिका की भी होती है, और न्यायपालिका की भी होती है, मतलब एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, ये तीनों की अकाउंटेबिलिटी है, जवाबदेही है, किसकी? प्रशासनिक जवाबदेही, ठीक है, किसमें? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। अब आते हैं नेक्स्ट। प्रबंधन का अर्थ, प्रबंधन का अर्थ पूर्वानुमान, योजना बनाना, संगठित करना, संयोजन करना, समन्वय करना और नियंत्रण करना है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? ठीक है,
तो ये परिभाषा जो है वो पीटर ड्रेकर द्वारा दी गई थी कि प्रबंधन का पूर्वानुमान और योजना बनाना, संगठित करना, संयोजन करना, समन्वय मतलब कोऑर्डिनेट करना और कंट्रोल करना। ठीक है, पीटर ड्रेकर। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? ठीक है, नियंत्रण नियोजन का एक विकल्प है। ठीक है, क्या कंट्रोलिंग जो है वो प्लानिंग का एक सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, नियंत्रण नियोजन प्रक्रिया का एक हिस्सा है। सी ऑप्शन है, पूर्व निर्धारित लक्ष्यों के बिना एक नियंत्रण प्रक्रिया क्या है? अर्थहीन है। और डी ऑप्शन है, नियोजन और नियंत्रण अनिवार्य रूप से एक ही है। इस प्रश्न का ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। क्या? पूर्व निर्धारित लक्ष्यों के बिना, पूर्व निर्धारित लक्ष्यों के बिना एक नियंत्रण प्रक्रिया अर्थहीन है। यह है सही स्टेटमेंट सी, इसको याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा नियोजन का नुकसान नहीं है? ठीक है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो है वो प्लानिंग नियोजन का नुकसान नहीं है। बहुत समय लगेगा, कठोरता होती है इसमें, सुरक्षा की झूठी भावना आपको देखने को मिलेगी। और डी ऑप्शन है, कर्मचारी के मनोबल को कम करता है। ऐसा होता ही नहीं है। ठीक है, तो इस ऑप्शन का सही मतलब इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये कर्मचारी के मनोबल को कम करता है, ये इसका नुकसान नहीं है। ठीक है, नियोजन या प्लानिंग की बात करें तो। अब आता है नेक्स्ट प्रश्न। देखिए, निम्नलिखित को मैच करना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं कि आपको मैचिंग खेलने को आ जाए। ठीक है, तो यहां पे ये है प्रबंधन का अभ्यास, इसके सामने दिया गया है हेनरी फेयोल। क्या? प्रबंधन का अभ्यास हेनरी फेयोल का कॉन्सेप्ट है। प्रबंधन का दर्शन, इसके आगे दिया गया है एफ.डब्ल्यू. टेलर। वैज्ञानिक प्रबंधन ओलिवर सेल्डन। और सामान्य और औद्योगिक प्रशासन पीटर एफ. ड्रकर। तो ध्यान दीजिए, पहले हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर रहे कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो एफ.डब्ल्यू. टेलर का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात है, और जनरल मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट हेनरी फेयोल से रिलेटेड है। किससे? हेनरी फेयोल से। तब इस तरीके से देखें तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए का मैचिंग होगा प्रबंधन का अभ्यास पीटर एफ ड्रकर पीटर एफ ड्रकर का है। मतलब ए का मैच होगा 4 से, तो ए का मैच 4 से। प्रबंधन का दर्शन, ठीक है, प्रबंधन का दर्शन मतलब बी का मैच होगा 3 से ओलिवर सेल्डन, तो बी का मैच हो गया 3 से। वैज्ञानिक प्रबंधन, इसका मैच होगा एफ.डब्ल्यू. टेलर से, तो सी का मैच 2 से। ये एफ.डब्ल्यू. टेलर क्या है? 2 पे है। और सामान्य औद्योगिक प्रशासन जो कि डी पे है, इसका मैच होगा 1 से। तो इस तरीके से ए के सामने 4, बी के सामने 3, सी के सामने 2, डी के सामने 1, ये ऑप्शन मिलेगा आपको, ये बी। ये देखिए, ये है ना, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट, प्रबंधन की प्रक्रिया। ठीक है, प्रबंधन की प्रक्रिया, संगठन की गतिविधियों का प्रबंधन करना, संगठन के मामलों को नियंत्रित करना, संगठन के विभिन्न विभागों का प्रशासन। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उपरोक्त सभी। ठीक है, इस प्रश्न को हम इस प्रश्न में अगर प्रबंधन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट की अगर बात की जाए, प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट की बात की जाएगी, तो उसमें आप संगठन की गतिविधियों का प्रबंधन की भी बात करेंगे, संगठन के मामलों को नियंत्रित करना भी होगा, कंट्रोलिंग, और संगठन के विभागों का प्रशासन भी होगा। ठीक है, ये इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, डी। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सी प्रबंधन की कुछ विशेषताएं हैं? ठीक है, प्रबंधन एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, सही बात है। बी है, प्रबंधन बहुआयामी होता है, मतलब मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल होता है, ये भी बात सही है। प्रबंधन सर्वव्यापक है, ठीक है, मैनेजमेंट जो है यूनिवर्सल है, ये भी सही बात है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऊपर के सभी, डी ऑप्शन। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। एक सार्वभौमिक परिघटना के रूप में प्रबंधन क्या है? ठीक है, देखो, यह पहला ऑप्शन दिया है कि इस पर निर्भर करता है कि संगठन एक साझेदारी है, कंपनी साझेदारी का कंपनी है। ठीक है, दूसरा है
या इस बात पर निर्भर करता है कि संगठन एक लाभकारी फर्म या कोई गैर लाभकारी धर्मार्थ संगठन है। ठीक है, तो यूनिवर्सल जो प्रोसेस है प्रबंधन के बारे में, इसकी बात की जा रही है यहाँ पे। सी ऑप्शन है कि प्रकृति या संगठन के प्रकार पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए, जो यूनिवर्सल या सार्वभौमिक जो परिघटना है, इसका उत्तर है सी, प्रकृति या संगठन के प्रकार पर निर्भर नहीं करता है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। संस्था का मुख्य उद्देश्य होता है, ठीक है, संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो समाज के लिए लाभ प्रदान करना। देखिए, संस्था का यहां पे पूछा जा रहा है मुख्य उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि समाज के लिए लाभ प्रदान करना, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो एनजीओ चलाते हैं या कुछ दान या ग्रांट्स वगैरह जो वो दिया करते हैं सोशल सेफ्टी के लिए, या सोशल वर्क भी करते हैं। तो ये थोड़ा बहुत हो सकता है, ठीक है, लेकिन मेन उद्देश्य तो है नहीं इसका ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, कर्मचारियों को प्रेरित करना, ये भी मेन मुख्य ऑब्जेक्टिव नहीं है। आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति, जी हाँ, ये जो सी ऑप्शन है ये है। ठीक है, अगर संस्था का मुख्य उद्देश्य की बात की जाएगी तो किसी भी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति करना। अब आते हैं नेक्स्ट। प्रबंधन ज्ञान का एक व्यवस्थित निकाय है जिसके अपने सिद्धांत हैं, ठीक है, अपने प्रिंसिपल हैं, अवधारणाएं हैं, ठीक है, और सिद्धांत हैं। यहां किस प्रकार के प्रबंधन पर प्रकाश डाला गया? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है ज्ञान का व्यवस्थित निकाय, प्रयोगों पर आधारित सिद्धांत, और सी ऑप्शन है सार्वभौमिक वैधता, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यहां पे बात की जा रही है कि प्रबंध ज्ञान का एक व्यवस्थित निकाय है, बात सही है, जिसके अपने सिद्धांत हैं, खुद के इसके प्रिंसिपल्स हैं, अवधारणाएं हैं, ठीक है, एंड प्रिंसिपल हैं। तो ये बात करता है प्रबंधन के यूनिवर्सल वैलिडिटी की। ठीक है, किसकी? यूनिवर्सल वैलिडिटी, मतलब सार्वभौमिक वैधता की बात करता है यहाँ पे। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी। अब चलते चलते मैं आप लोग को, जैसे पोर्ट्स कॉर्प को हमने डिस्कस किया था, लूथर गोली का जो कॉन्सेप्ट था, ठीक है, चलते चलते आप लोग स्वॉट एनालिसिस क्या होती है मैनेजमेंट में वो जान लीजिए। ठीक है, ये टर्म जो है अक्सर जो है वो मैनेजमेंट के पेपर में घूमता रहता है। जो भी प्रबंधन से रिलेटेड जो एग्जाम होते हैं उसमें जो है स्वॉट पूछा जाता है। तो स्वॉट SWOT, ठीक है, या स्वाद भी बोलते हैं, SWOT। इसमें एस का क्या मतलब है, डब्ल्यू का क्या मतलब है, ओ का मतलब क्या है, और टी का मतलब क्या है। तो यहाँ पे एस का मतलब है स्ट्रेंथ, डब्ल्यू का मतलब है वीकनेस, कमजोरी, ओ का मतलब है अपॉर्चुनिटी, अवसर, ठीक है, और थ्रेट्स का मतलब है भय, डर। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ताकत, डब्ल्यू वीकनेस कमजोरी, अपॉर्चुनिटी अवसर, ठीक है, मौका, और थ्रेट्स डर या भय। तो इस तरीके से स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, शॉर्ट का मतलब जानिएगा। तो ये रहा प्रबंधन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे हम जो है प्रबंधन से रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएंगे। कृपया आप प्रयागराज इंस्टीट्यूट के चैनल पर बने रहिए। अगर इसमें कुछ त्रुटि हो गई होगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक, और अपने व्यू जो है जैसा भी हो, अच्छा लगा हो आपको वीडियो, बुरा लगा हो, ज़रूर जो है कमेंट बॉक्स में आप जो है वो कमेंट में के रूप में लिखें आप, ठीक है, जैसे आगे आने वाले वीडियो में हम लोग सुधार करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।